1960 में भारत के प्रथम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ भाई पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये पंतनगर में स्थित है। आज इसकी कुछ गतिविधियाँ मैं दिखाएंगे आपको कि क्या क्या इसमें एक्टिविटी होती है। संक्षेप में इसको बताने की कोशिश करेंगे। ये भारत का पहला एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है और कहने को तो ये भी कहा जाता है कि एशिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन या क्षेत्रफल इसी विश्वविद्यालय का है। इसमें 16,000 एकड़ की ज़मीन है इसके पास, जिसमें से प्रेजेंट में 11,000 एकड़ है और 5,000 एकड़ जो इंडस्ट्रियल एरिया को सरकार के द्वारा दे दी गई है। तो इसकी शुरुआत करते हैं डेयरी फार्म के बर्मी कंपोस्ट में बनी यूनिट से। इसमें ये जो ओपन में बर्मी कंपोस्ट यानी केंचुए की खाद बनाकर दिखा रहे हैं। ये बर्मी कंपोस्ट यूनिट है। इसमें प्रजाति आइसिनिया फटीटा है और बर्मी बास भी बना रहे हैं बर्मी कंपोस्ट। ये इस तरह से इन्होंने लंबाई में खुले हुए हैं। गोबर डाल रखा है। पहले ताज़ी गोबर को लाके डालते हैं, जिससे वो कुछ ठंडा हो जाता है। 2 से 4 दिन ठंडा होने के बाद इस तरह से इसके लंबाई में बेड बना दिए जाते हैं और जिसके ऊपर फिर ये केंचुए डाल दिए जाते हैं। ये और भी किसान भाई इसमें देख रहे हैं। और केंचुए डालने के बाद अगर अधिक सर्दी पड़ रही है तो धान का पुआल है या बाजरे के फसल अवशेष हैं या मक्का का फसल अवशेष है, उससे ढक दिया जाता है। और गर्मियों में भी इसी तरह से अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो फसल अवशेषों से इसे ढक देते हैं, जैसे ये ढका हुआ है। और इसके अंदर लगभग सही मौसम होने पर यह मुर्रा नस्ल का नर पशु है, जो प्राकृतिक गर्भाधान कराने के लिए करनाल हरियाणा से लाया गया है डेयरी फार्म पर। और इसके आप देख रहे हैं सींग मुड़े हुए हैं, बिल्कुल अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं। और ये प्योर शुद्ध 100% शुद्ध मुर्रा नस्ल का भैंसा है। और ये डेयरी फार्म है, देख रहे हैं इसमें बंधा हुआ है कि एक साइड में मुंह करके बना हुआ है डेयरी फार्म और बीच में पानी निकलने के लिए रास्ता है। एक तो होता है कि मुंह से मुंह और एक होता है पूंछ से पूंछ। तो ये पूंछ से पूंछ के आकार में बना हुआ डेयरी फार्म ये 50 साल पहले की बना हुआ स्ट्रक्चर है। और इसमें ये कर्मचारी इसकी साफ़ सफाई कर रहा है नांद की चारा डालने के लिए। ये बीच में नाली दी गई है, इससे गौमूत्र वगैरह एक जगह इकट्ठा होता रहता है, साफ़ सफाई बनी रहती है। और ये देख रहे हैं पूरा पक्का बना हुआ है, रोशनदान है, जाली लगी हुई है, प्रकाश की समुचित व्यवस्था है। साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि लंपी वायरस वगैरह इस तरह की तमाम बीमारियां जो आजकल पशुओं को भी बड़ा परेशान कर रही हैं। ये 2 सामने दिखाई दे रहे हैं आपको, ये प्योर मुर्रा नस्ल के नर पशु हैं और ये प्राकृतिक रूप से गर्भाधान कराने के लिए यहाँ पर लाए गए हैं। तो यहाँ के वैज्ञानिकों का कहना है कि जब भैंस हीट में आती है तो मिड पीरियड में लगभग हीट में आने के बाद 12 से 15 घंटे बाद इससे क्रॉस कराया जाता है। और एक पशु से एक दिन में 4 से 5 बार या 4 से 5 पशुओं से अधिक क्रॉस नहीं कराना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। और साथ ये भी कहते हैं कि अगर एक लंबे अंतराल के बाद अगर नर पशु से मादा को क्रॉस करा रहे हैं तो वो पहले बार का सीमन में जो जीवित स्पर्म की संख्या है वो कम रहती है और उसके बाद द्वितीय बार के जो क्रॉस है उसमें जीवित स्पर्म की संख्या ज़्यादा रहती है। यहाँ की ये बात यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार बताई जा रही है, उनका कहना है इस तरह का। इसके बाद चलते हैं कुटकुट फार्म पर, यानी मुर्गी पालन पर। यहाँ पर मुर्गी की जो वैरायटियाँ हैं उसमें 150 रुपये किलो से लेकर 600 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर मुर्गा भी मिलता है मीट के उद्देश्य से। और इसमें कई प्रजातियों के मुर्गे पाले गए हैं, जिसमें देसी नस्ल के भी हैं और कुछ विदेशी नस्ल के भी हैं। वो आपको चल के आपको दिखाते हैं इसके अंदर। और कुछ एक विदेशी चिड़िया है जिसको ईमू भी बोलते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे उसमें क्या खासियत है। कुछ मुर्गी, अब ये मुर्गियों की वैरायटी है गिनिया फाउल। इसका जो ओरिजिन है उत्पत्ति स्थान अफ्रीका महाद्वीप है और द्विकाजी नस्ल की है, यानी कि मांस के लिए भी अंडे के लिए भी। ये इसके सेट बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। तो ये ओपन और क्लोज दोनों ही तरह का है, कुछ ओपन है और कुछ क्लोज है। और ये दूसरी वैरायटी है मुर्गी की गिनिया फाउल। और इसमें ये देख रहे हो, इसमें मुर्गी अंदर भी रह सकती है और बाहर भी। और ये मुर्गी का एक झुंड है, समूह है। और ये देखने में कुछ तो बतख जैसा लगता है, लेकिन ये अफ्रीकन मूल की मुर्गी है।
और रोग बीमारी भी इसमें कम आती हैं और ये झुंड में ही रहना पसंद करती है। और इसकी आवाज़ भी देखोगे तो अपने मुर्गी से कुछ अलग ही तरह की है। अब ये दूसरी इसकी प्रजाति, ये ईमू है। ईमू चिड़िया भी, ये भी विदेशी चिड़िया है। ये आप देख रहे हो, इसकी लंबाई काफ़ी बड़ी लंबाई है और ये 4 से 5 फुट तक की होती है। और इसका जो अंडा होता है वो भी हरे रंग का होता है। और ये अंडे उत्पादन के लिए भी और किया जाता है, मांस के लिए भी कुछ लोग करते हैं। विदेशी चिड़िया है और इसका जो अंडा है वो लगभग 500 से 600 ग्राम का एक अंडा होता है, जिसका वजन, ये आप अंडा देख रहे हैं, ये अंडे रखे हुए हैं पत्ते से ढके हुए। ये लगभग एक अंडे का वजन 500 से 600 ग्राम है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके अंडे खाने से एनर्जी अधिक मिलती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी शरीर की बढ़ती है। ऐसा इन लोगों का, यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है। लेकिन व्यवहारिक रूप से मुझे नहीं लगता कि इतनी ये फ़ायदेमंद चिड़िया होगी, क्योंकि विदेशी नस्ल की है और अपने यहाँ पर सर्वाइव भी करना इसका थोड़ा सा कठिन होता है। ये वो शरीर के ऊपर भी देख रहे हो, उसमें पंख चढ़े आते हैं और ये तेज़ गति से उड़ नहीं पाती, लेकिन चलती बहुत तेज़ गति से है। नाम तो चिड़िया है लेकिन उड़ नहीं पाती, क्योंकि इसका वजन ही इतना ज़्यादा है कि अपने शरीर के वजन को लेके ये नहीं उड़ पाती। ये इसने अंडे दिए हुए हैं, ये अंडे रखे हुए हैं, इसका 500 से 600 ग्राम वजन है। हरे रंग का अंडा है। ये दूसरी मुर्गी की नस्ल है, ये आप देख रहे हो। इसमें ये अगर सिर के ऊपर इसके लगा हुआ है कलंगी, ये है नेकेड नेक, कलंगी लगा हुआ है तो नर है मुर्गा, और कलंगी नहीं है। दूसरी वैरायटी ये दिखाते हैं, सफ़ेद कार्निस। सफ़ेद कार्निस इसका इंग्लैंड की उत्पत्ति स्थान है इसका। ये मांस के लिए पाली जाती है और एक साल में 160 से 180 अंडे देती है। ये जैसा ही इसका नाम है वैसे इसका रंग है, देखने में भी सफ़ेद है और देख रहे हैं कि वजन भी काफ़ी है इसका। मांस के लिए, क्योंकि मुख्य रूप से मांस के लिए पाली जाती है। और ये ईमू के बारे में फिर से बताते हैं। देखो ईमू ये कहाँ का है, गहरे हरे रंग का अंडा है। औसत इसका जो भार है 40 से 50 किलोग्राम एक मुर्गी का इसका शारीरिक भार होता है। और इसकी जो है ओरिजिन कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का ओरिजिनल, ऑस्ट्रेलिया का ये रहने वाला है। अंडे का कलर है ग्रीन कलर का है। और इसका जो वजन है, मुर्गी का जो वजन है वो 50 से 60 किलोग्राम। सफ़ेद लेनार्ग ये अंडे के लिए सबसे अच्छी है। देखिए 280 से 300 अंडे ये एक साल में देती है। अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती है। और इसका भार जो है 2.2 से 2.6 मुर्गा, और मुर्गी 1.6 से 2 किलोग्राम तक इसका वजन रहता है। ये 20 सप्ताह में परिपक्व आयु हो जाती है इसकी। और अंडे के लिए सबसे अच्छी, अब तक जितनी भी मुर्गियां हैं विश्व में, उनमें सबसे अच्छी इसकी वाइट लेनार्ग को माना जाता है अंडे देने के लिए। इसकी देखो, ये आपको पहचान कराते हैं, ये वाइट लेग हॉर्न है, तो वाइट ही कलर की मुर्गी रहती है ये आप देख रहे हो। ये वाइट, बिल्कुल वाइट कलर की है और अंडा उत्पादन के लिए बहुत अच्छी है। जो मुर्गी मुर्गे से फर्टाइल करेगी, यानी फर्टाइल के बाद जो अंडा निकलेगा उसी में बच्चा बनेगा, और बिना मुर्गे के जो अंडा बनेगा उसमें बच्चे नहीं बनेंगे। ये आस्ट्रोलार्प द्विकाजी है, मांस और अंडे दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी विदेशी नस्ल की मुर्गी है। और ये आप देख रहे हो, ये इनकी जो आवासीय व्यवस्था है वो दोनों तरह की है। ये इम्पोर्टेंट मुर्गा दिखाते हैं आपको, कड़कनाथ। ये मध्य प्रदेश के झबुआ एक जिले पड़ती है, वहाँ की द्विकाजी नस्ल है। और इसका जो अंडे का वजन है 45 से 48 ग्राम रहता है, और वार्षिक अंडा 150 से 160 ग्राम पाया जाता है। इसका जो मांस है वो औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। कड़कनाथ है ये। और ये इसकी आवाज़ भी काफ़ी तेज़ है। और ये हल्के ब्राउन कलर, या कह सकते हैं कुछ काले रंग का है। और ये जो सफ़ेद है ऊपर की तरफ, ये नर है। इसके सिर पे भी कलंगी हो रही है, ऊपर गर्दन पर सफ़ेद रंग का आपको गोला दिखाई दे रहा है। और ये जो काले रंग का है ये मादा मुर्गी है। ये देसी प्रजाति है। कड़कनाथ मध्य प्रदेश में झबुआ एक जगह पड़ती है, मूल रूप से वहाँ की प्रजाति है। और इसका मीट थोड़ा महंगा मिलता है। इसका मीट अगर सादा मुर्गी का मीट 150 से 200 रुपये है, तो इसका 550 से 600 रुपये, लगभग 3 गुना महंगा इसका मीट बिकता है। उसका कारण ये है कि लोगों की मानसिकता है, लोगों का सोचना है, और वैज्ञानिकों का भी कहना है कि इसका जो है और मुर्गी से जो मीट है वो औषधीय गुणों से, कुछ विशेष प्रकार के औषधीय गुण हैं उसमें, और जिसमें पुरुष वर्ग इसको एक बहुत अधिक खाना पसंद करता है।
ये देख रहे हो, इसका आजकल व्यवसाय भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। 500 से 600 रुपये किलो में एक मुर्गी का वजन, 1 किलो का वजन ये रहता है। अगर 2 किलो की मुर्गी तो आप सोच सकते हैं लगभग 1000 रुपये के आसपास बिक जाती है। ये देखिए आप इसमें दिखा रहे हैं। और ये इसकी आवासीय व्यवस्था है तो खुला और बंद दोनों का मिश्रण है। बाहर खुला हुआ है और अंदर बंद है। खुले में भी रह सकता है पंछी और बंद में भी अपनी सुविधा के अनुसार रह सकता। अब ये यूनिवर्सिटी का डेयरी फार्म आपको दिखाते हैं। इसमें जैसे ये शंकर, साहिवाल, मुर्रा और योग टोटल दिया हुआ है। शंकर नस्ल की जो इसमें गाय हैं उनकी संख्या इसमें दी हुई है, 89 है। साहिवाल है 83 है। मुर्रा 50 जानवर हैं इसमें। और इस तरह से इनकी उत्पादन क्षमता दी गई है। टोटल जो संख्या दी है जानवर की वो इसमें 222 है वर्तमान में। और इसमें जो दिया हुआ है कि कौन कौन सी नस्लें हैं, उनका क्या उत्पादन है, वो पूरा इसमें इन्होंने दिखाया गया है। अब इसमें आपको ये दिखाते हैं कि जैसे ये इनका हॉस्टिजन फ्रीजन शंकर नस्ल में जो है इनकी हॉस्टिजन फ्रीजन या विदेशी नस्ल भी कह सकते हैं। दूध उत्पादन में यह है विश्व की नंबर 1 प्रजाति है। और ये कह सकते हैं कि इससे अधिक दूध विश्व में किसी भी नस्ल की गाय का नहीं है। और या ये कह सकते हैं कि विश्व में सबसे अधिक संख्या में पिया जाने वाला दूध या इस्तेमाल करने वाला दूध है जो हॉस्टिजन फ्रीजन HF जिसे शॉर्ट में बोल देते हैं उस नस्ल का है। अब ये इसको आपको दिखाते हैं किस तरह के इसके बाड़े बने हुए हैं, पशु पालन प्रबंधन कैसे किया गया है उसके बारे में भी आपको इसमें बताते हैं। डेयरी फार्म पर नर पशु और मादा पशुओं को बांधने की अलग अलग व्यवस्था है। गाभिन पशु अलग हैं और इस तरह से पूरी इसमें व्यवस्था की गई है। बछड़े और बछड़ियों की भी इसमें व्यवस्था अलग अलग की गई है। और ये चूने से साथ इसकी सफाई करती हैं। ये देखो ब्याने वाली गाय, ये इस तरह से जो गाय ब्याने वाली है उनको पशुओं के झुंड से या डेयरी फार्म से निकाल कर अलग उनकी व्यवस्था की जाती है। और ये ऑस्ट्रियन फ्रीजन आप देख रहे हैं कि काले और सफ़ेद रंग की है। काले सफ़ेद रंग की रहती है। सिंग इसके नाक के बराबर रहते हैं, छोटे सिंग रहते हैं। और ऊपर जो पीठ पे जो कुबर टाइप का होता है वो इसमें नहीं होता। और ये इसमें एक खासियत और इन्होंने बताई यहाँ पर कि जो बछड़ा या बछड़ी होती है, इसका जो बच्चा होता है उसको ब्याने के बाद इससे अलग कर देते हैं। तो जिससे क्या है कि इनका दूध उत्पादन बढ़ जाता है। और इनका जो क्योंकि विदेशी नस्ल की हैं तो ये बिना बच्चे के भी दूध देती रहती है। इन्हें बच्चे लगाने की, दूध दोने से पहले जैसे बच्चा लगाते हैं थन से, वो इनमें आवश्यकता नहीं है। और ना ही इनमें बाद में आवश्यकता, दूधने के बाद बच्चे लगाने की आवश्यकता पड़ती है। देखो ये चूने के साथ इन्होंने जो खाना खाने की या पीने की पानी की व्यवस्था है वो सारी चूने से साफ़ सफाई करके इनको रेगुलर रखते हैं। अब ये आती है देसी नस्ल की साहिवाल गाय। साहिवाल गाय दूध देने में देसी नस्ल में सबसे अच्छी गाय मानी जाती है। ये रेड कलर की देख रहे हैं, सींग इसके बहुत छोटे छोटे होते हैं। आप देख रहे हैं ये सभी गायें जो देसी नस्ल की है और इसमें सींग नहीं होंगे। सींग देख रहे हैं आप, सींग होंगे तो छोटे छोटे से हैं, ज़्यादा बड़े लंबे सींग नहीं होते। और ये देख रहे हैं आप बिल्कुल स्वस्थ पशु और बड़ा ही अष्टपुष्ट पशु आपको दिखाई दे रहा है। ये इसमें नर और मादा दोनों की व्यवस्था की गई है। और ये टैगिंग रहती है जिससे इनका एक गढ़ती है, वो आंकड़ा इनके पास रहता है कि कब इसका क्रॉस कराया, कब कराना चाहिए, कितनी बार हो चुका है, कितनी उम्र है उसकी, उससे ये पता लगाते हैं। तो ये डेढ़े हाथ की तरफ इन्होंने ऑस्ट्रियन फ्रीजन जो विदेशी नस्ल की गाय है उसको बांधा हुआ है। और ये सीधे हाथ की तरफ है ये साहिवाल नस्ल की गाय है, उसको उन्होंने ये बांधा हुआ है। अब चलते हैं सब्जी अनुसंधान केंद्र। इस पर लिखा है गोविंद बल्लभ भाई पंत एवं कृषि एवं पौधीकरण विश्वविद्यालय पंतनगर, यानी VRC वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं। सब्जी अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 1999 में की थी। क्षेत्रफल 40 हेक्टेयर यानी कि 100 एकड़ का है। इसमें क्या क्या काम होता है? संबंधित परियोजना अखिल भारतीय सब्जी उन्नयन परियोजना, ये सारे काम दिए हैं। और इसके साथ साथ इसमें परिशुद्ध खेती विकास, सब्जियों मसालों अन्य तथा परियोजनाएं सब्जियों मसालों की उच्च गुणवत्ता युक्त बीज एवं पौधे उत्पादन, पौधे का उत्पादन भी किया जाता है, बीज का उत्पादन भी किया जाता है। और जो यहाँ से किसानों को दिए भी जाते हैं कि इनकी निर्धारित रेट रहती है। अभी जैसे ये प्याज का बीज है तो उसकी पौध जो तैयार है 100 रुपये किलो पौध दे रहे हैं। और जिसमें लगभग 1 किलो में इनका मानना है कि 1000 पौधे अनुमानित होते हैं। ये उनका वेजिटेबल रिसर्च सेंटर है जो, उसका पूरा उन्होंने लेआउट यहाँ बोर्ड के ऊपर बनाया गया है कि कहाँ पर हमारा किस तरह का काम किया जा रहा है, किस तरह की रिसर्च की जा रही है, किस तरह के ट्रायल लगे हुए हैं, वो पूरा इन्होंने बोर्ड के ऊपर
यहाँ दिखाया गया है। जीबी पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, ये पूरा इन्होंने दिया हुआ है किस तरह से ब्लॉक में बांटा हुआ है, कहाँ रास्ते हैं, कहाँ पानी है, कहाँ पॉली हाउस है, कहाँ ट्रायल लगे हुए हैं। अब ये आता है इनका बैंगन की प्रजाति पंत सम्राट, ये इन्होंने प्रजाति है बैंगन की, किस तारीख में लगाया, किस महीने में लगाया, वो टमाटर दिया है, फसल दिया है, ये बैंगन दे रहे हैं लंबाई। ये मल्चिंग के आधार पर है। प्लास्टिक पलवार में टमाटर उत्पादन, ये प्लास्टिक की पॉलीथीन से मल्चिंग किया है, इसके अंदर ड्रिप इरिगेशन किया गया है, पाइप डाले हुए हैं, और इसमें ये दिखा रहे हैं कि जब इसको बेल के सहारे से इसको चलाते हैं तो उसमें उत्पादन कितना अधिक बढ़ता है। और हर दूसरी तीसरी गांठ पे सर्दी बहुत है इधर, और फल आ रहे हैं इसमें गुच्छों में, आप ये देख रहे हैं। और इसमें क्या फ़ायदा रहता है कि एक तो घास नहीं लगती है, खरपतवार नहीं होते हैं, इसमें रोग बीमारियां कम होती हैं, फल अधिक आता है, पानी में सुविधा होती है, प्रोडक्शन अधिक मिलता है। थोड़ी सी महंगी विधि है इसकी, जैसे कुछ लाभ हैं तो कुछ इसमें नुकसान भी हैं। और इस तरह से ये बांस बल्ली लगा के और इस तरह से इसमें सुतली के द्वारा या रस्सी के द्वारा बांध के इसको ऊपर चढ़ाया जाता है। तो क्या होता है, टमाटर जैसे ज़मीन से लग जाता है तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, फट जाता है, चटक जाता है, वो इस तरह की इसमें समस्याएं नहीं आती है कुछ भी। और ये इस तरह से इन्होंने इस प्रॉपर्टी को ऊपर लगाया है बेल में, और इसी के बगल से दूसरी साइड में इसको ज़मीन में लगा के भी दिखाया है। और फिर दोनों में ये अंतर बताया है कि दोनों में अंतर क्या है, बेल पर करने से और ज़मीन पर करने से। तो इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ये ज़मीन पर जैसे लगा हुआ है, मल्चिंग इसमें भी है, ड्रिप इसमें भी है, वही प्रजाति है, उसी टाइम पर लगी है। केवल इसमें क्या किया है कि बेल को इन्होंने बांधा नहीं है, रस्सी के सहारे इसको ऊपर की तरफ चलाया नहीं है। ये देखिए टमाटर बिल्कुल ज़मीन पर लगा दिया है, पॉलीथीन ये लगी हुई है। और ये क्या मल्चिंग की है, पुआल से, ये सस्ती मल्चिंग है। किसान भाइयों के पास धान का पुआल या फसल का अवशेष बचता है, उससे इस तरह से ही मल्चिंग कर देते हैं, सड़ती भी रहती है और कार्बनिक खाद का भी काम करती है। ये इसमें टैग लगा हुआ है, किस प्रजाति को कब लगाया हुआ है वो इसमें टैग के बाद ये देखते हैं ब्रोकली। ये कैंसर के लिए बड़ी उपयोगी मानी जाती है। कैंसर के मरीज इसको बड़ा खाना पसंद करते हैं, डॉक्टर भी सलाह देते हैं, और स्वस्थ आदमी भी अगर इसे खाता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। कुछ लोग इसको अलग अलग तरीके से बना के खाते हैं, कुछ सलाद के रूप में, कुछ सब्जी के रूप में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और रोग बीमारियां भी इसमें कमी आती हैं। और जैसे गोभी कभी कभार बाज़ार में 4 रुपये 5 रुपये किलो तक बिक जाती है, लेकिन इसका कीमत इतना कम नहीं होता है, 20 रुपये 25 रुपये कम से कम कीमत पर बिकती रहती है। इसमें किसान को नुकसान होने की जो चांस हैं वो काफ़ी कम रहती है। लेकिन समस्या ये आती है कि छोटे कस्बों में इसकी मार्केटिंग नहीं होती, यानी बिक नहीं पाती। तो इसके लिए नज़दीकी कोई बड़ा बाज़ार या बड़ा शहर या कस्बा होना ज़रूरी है। ये मल्चिंग कर रहे हैं, पौध तैयार कर रहे हैं मल्चिंग से। ये मिर्च की पौध तैयार की है, इसमें सर्दियों में भी देखो ये मल्चिंग के द्वारा बीज डाल दिया, ये पौध तैयार हो गई है। और इस तरह से ये जमी हुई है, कितनी स्वस्थ व हेल्थी पौध है, मिर्च की है। ये देखो इसमें से निकाल के 6 से 8 सप्ताह में लगभग ये तैयार हो जाती है। और ये है, और ये देख रहे हैं 56 कद्दू, ये भी मल्चिंग है। और इसमें आप देख रहे हैं ये खीरे की तरह इसमें फल निकल रहा है, 56 कद्दू बोलते हैं। सर्दियों में यानी रबी की फसल है, जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है उतना ही इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है और खाने में भी बड़ा टेस्टी है। और ये पकने के बाद पीले रंग का हो जाता है और इसकी सब्ज़ी बड़ी स्वादिष्ट बनती है। और ये मल्चिंग, इसमें कोई रोग बीमारी नहीं है। ये ड्रिप की पाइप लगा हुआ है इसमें, आप देख रहे हैं, पॉलीथीन लगा दिया, कहीं घास भी नहीं दिखाई दे रही है आपको, कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये भी तो शुरुआती स्टेज है, फल लगे हुए हैं, निकलना शुरू हो गए हैं। लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम का एक फल का वजन हो जाता है। ये लो टर्नल है, मतलब लो कॉस्ट टर्नल, गुफा कम पैसों में कैसे तैयार की जा सकती है। टर्नल मतलब गुफा, पॉलीथीन की तैयार की है। शिमला मिर्च उन्होंने इसमें लगाया है, ये आप देख रहे हैं, इसमें शिमला मिर्च लगी हुई है। और इसे किसान अपने आराम से घर पर भी तैयार कर सकते हैं, बांस की चिपटे लगा के और या तार लोहे का लगा के मोड़ के सी आकार में, और ये रस्सी से बांध दिया जाता है। और अगर बहुत तैयार कर सकते हैं, किसान के पास पॉली हाउस बनाने की या नहीं है व्यवस्था, तो ये पॉलीथीन ला के घर पर ही तैयार किया जा सकता है। सर्दियों में भी इसमें पौध तैयार की जा सकती है। इसके बाद ये दिखाते हैं, इसमें ये इनके पॉली हाउस अलग अलग तरीके से बने हुए हैं। ये प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं, उसमें इन्होंने टमाटर कुछ में लगाए हैं, कुछ में खीरे लगाए हैं, कुछ में धनिया लगाया है इन्होंने। अब इसमें प्राकृतिक हवादार पॉली हाउस में टमाटर व शिमला मिर्च का उत्पादन उन्होंने किया है। ये देखो इनका बेल क्यों है, टमाटर ये चढ़ के लगा हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो लंबाई में बढ़ने वाली प्रजातियां होती हैं और जिसमें ये
ये वर्टिकल फार्मिंग दिखा रहे हैं। ये वर्टिकल फार्मिंग में क्या होता है कि पॉलीथीन बैग के अंदर कोकोपिट, और कोकोपिट है इसमें, और क्या है, वर्मी कंपोस्ट है। मिट्टी नहीं है इसमें, कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट है। इसमें टमाटर लगाएंगे। इसका प्रोडक्शन, इनका कहना ये है कि ज़मीन से ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन इनका निकल के आता है। ये वर्टिकल फार्मिंग का ही एक रूप है, और इसे टेरेस गार्डन में भी आजकल यूज़ कर रहे हैं। ये गोभी है, ये गोभी की यूरोपियन प्रजाति है। ये लाल कलर में और पीले रंग में और नीले रंग में रंगीन गोभी है इसमें। ये सलाद में बड़ी इसका चलन है खाने में, और लोग बड़ा पसंद करते हैं। एक ये दिखाते हैं आपको किचन गार्डन। घर में थोड़ी सी जगह अगर बनाना है तो ये किनारे पेज लगा दिया, बाउंड्री पर उन्होंने सेम लगा दी, बीच में ये सब्जियां लगा दी, नींबू लगा दिया, पीछे केला लगा हुआ है, अमरूद लगा दिया है। तो नींबू भी हो रहा है, सब्जियां भी हो रहे हैं, बेलदार सब्जियां भी हो रही हैं किनारे से। इसके बाद चलते हैं फ्लोरिकल्चर में, वो ये पुष्पों का बीज उत्पादन। ये सीजनल जो फूल हैं उनका बीज उत्पादन इसमें किया जा रहा है। किस तरह से मल्चिंग बेस में ये आइस फ्लावर लगाया है, ये इसमें मल्चिंग के ऊपर लगाया है। अब इसमें अभी निराई गुड़ाई नहीं हुई है, घास भी आ गई है लेकिन बगल से निकल आती है, और इसकी ये साफ़ सफाई करेंगे और इसमें बीज भी तैयार हो जाएगा, और देखने में भी इनका गार्डन बनके तैयार हो जाएगा। और ये इनका मुख्य उद्देश्य तो वैसे बीज उत्पादन है। ये गजेनिया के पौधे लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। हर जगह इन्होंने अपना बोर्ड लगा रखा है, और यहाँ की जो लेबर है ना वो भी बड़ी एक्सपर्ट है। वो फूल का नाम, उसका बॉटनिकल नेम, और उसका सीजन, बीज की मात्रा, स्वस्थ पौधे, रोगी पौधों की पहचान, अलग करना उनको, ये सारी काम करने में बड़ी एक्सपर्ट है। और अगर 15 दिन बाद आते तो यहाँ बड़ा ही सुंदर दृश्य देखने के लिए होता। इन सभी पौधों के ऊपर फूल भी होते, तो फूल देख के और भी अच्छे से आप पहचान सकते हो कि ये जो है फूल किस प्रजाति का और किसका पुष्प है। अब इस समय तो फूल नहीं लगे हुए हैं, और ये घास भी बहुत ज़्यादा इसमें दिखाई दे रही है। लेवल लगी हुई है, इसको सफाई कर रही है। ये मल्चिंग के नीचे लगाया है इन्होंने, बड़ा बेड बनाया है, 1 मीटर का लगभग ये बेड है। आप देख सकते हैं इसमें पॉलीथीन बेड है, पॉलीथीन से मल्च किया है। और ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ती है पॉलीथीन। अगर पॉलीथीन नहीं है तो आप पौध लगाने के बाद जो ऐसे फसल अवशेष हैं उनके से भी मल्चिंग कर सकते हैं। धान का पुआल वगैरह है, और जो फसल अवशेष दूसरे हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सड़ते भी रहते हैं खेत में, कार्बन पदार्थ की मात्रा भी बढ़ती रहती है। ये डाइथम्स है, डाइथन्स ये पौधा लगा हुआ है, और उसके बारे में ये इन्होंने बोर्ड भी लगा रखा है। मल्चिंग की है। मल्चिंग इन्होंने इसलिए की है क्योंकि ये बीज अच्छी किस्म का तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि अभी अगर बरसात हो या तो भी इसमें ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, क्योंकि पॉलीथीन से कवर्ड है और बगल से नालियाँ हैं, या बीच में देख रहे हैं नालियाँ, जिससे पानी एक्स्ट्रा पानी है, तो इन्हें बड़ी आसानी से इसमें से निकाल के अलग किया जा सकता है। और इसमें नहीं इन्होंने ये छेद किए हैं, और छेद वैसे इतना बड़ा नहीं होता है जनरली, लेकिन ये इसमें किया हुआ है। और ये इस पर ड्रिप लगी हुई है नीचे, जिससे ड्रिप लाइन है, उसके ऊपर पॉलीथीन है और छेद है, तो छेद से पौधा लगा दिया, ड्रिप से पानी इसमें चलता रहता है। और फर्टिलाइज़र अगर इन्हें देना है तो ड्रिप के माध्यम से जो वेंचुरी उसमें लगा रहता है, उसमें फर्टी इरीगेशन NPK 052 34 20 20 20 इस तरह के जो पाउच आते हैं 0050, उसका ये पानी के साथ ही घोल के चला देते हैं। तो वो क्या है कि सीधा जड़ के पास पहुंच जाता है, पौधे को आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और पौधा भी ग्रोथ अच्छे से करता है। लेकिन इनकी जो फूल वाले पौधे हैं तो इसमें पोटास की विशेष औषध में आवश्यकता रहती है फूल की चमक के लिए। ये फ्लाक्स है, ये पौधे लगे हुए हैं उनके, और इसमें बीज तैयार ये कर रहे हैं। यहाँ से बीज की एक इनकी निर्धारित रेट है, उस पर ये बीज भी उपलब्ध कराते हैं। सभी सीजनल पौधों के बीज ये देते हैं, किसान कभी भी आके इनसे ले सकता है। और इसके पिटूनिया, ल्यूपिन के ये पौधे हैं, बड़े कलरफुल इसमें आते हैं फूल आने पर। सालविया है, ये फूल निकल रहा है रेड कलर का। सालविया भी इसमें कई वैरायटी आती हैं, ये रेड कलर का है। ये आगे पिटूनिया लगा हुआ है, कलरफुल दिखाई दे रहे हैं इसमें। नेक्टेशियम लगा हुआ है, इसी के बगल से पिटूनिया पीछे भी लगा हुआ है। ये गुलाब की रक्तम्मा ये वैरायटी है, रक्त जैसी लाल है। फूल का आकार भी काफ़ी बड़ा है इसमें, ये आप देख रहे हो। ये पूसा प्रिया वैरायटी है,
ये सदाबहार है। फूल देख रहे हैं आप गुच्छों में, कितना बड़े गुच्छों में फूल आ रहा है इसका, देखिए गुच्छों में फूल आ रहा है। सदाबहार यानी कि 12 महीने इसमें फूल कंटिन्यू बने रहते हैं। ये सारे पौधे बडिंग से तैयार करते हैं। ये अभिषेक, पूसा अभिषेक, ये भी पूसा नई दिल्ली की वैरायटी है, IARI द्वारा निकाली गई वैरायटी है। उनके आगे पूसा लगा रहता है। ये पूसा उर्मिला की वैरायटी है। ये वाइट और रेड में ये पूसा, ये भी पूसा की वैरायटी है। और ये देख रहे हैं फूल का आकार देख रहे हैं, ये देखो आप, ये हाथ से जब पकड़ रहे हैं इसको तो लगभग जो है 8 से 9 इंची का फूल इनका बन रहा है। फूल बहुत बड़ा है, ये देखिए आप, ये इसका काफ़ी बड़ा फूल है इसका। ये सूरदास, ये भी फूल देखो घना कितना है, पूरा एकदम जुड़ा हुआ है, गैप नहीं है फूल के अंदर भी। ये गुलाब की यहाँ पर मुझे लगता है कि 50 से अधिक वैरायटी हैं गुलाब की, और ये अलग अलग विशेषता हैं इसकी। ये लिली टाइप की वैरायटी है गुलाब में ही। ये देखिए ये सब बडिंग से तैयार किए गए पौधे हैं। एक बार लगाने के बाद ये देखो यहाँ से कटिंग करते रहते हैं। ये नीचे बर्ड लगा हुआ है, ये नीचे बर्ड लगा हुआ है, और बर्ड के बाद बर्ड के ऊपर से कटिंग करते रहते हैं। CRI की वैरायटी है ये, मिनी चेस्टर टाइप का छोटा गुलाब है ये। फूल छोटा रहता है इसमें, लेकिन संख्या फूल की इसमें बहुत अधिक बनती है। ये वाइट रोज़ है, सफ़ेद रंग का गुलाब है, आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सफ़ेद वाइट कलर का। ये देखिए साबिया, अर्का साबी यानी IIHR, अर्का का मतलब IIHR बेंगलोर से ये वैरायटी तैयार की गई है। और ये इसमें देखिए कलर सेट, इसमें काला गुलाब भी, जैसे मैरून डार्क और रेड कलर का, ये मैरून कैसा, ड्रैगन फ्रूट का पौधा है। इसमें 4 पौधे पिलर के चारों तरफ लगाए जाते हैं, और ये 1.5 से 2 साल के अंदर फल देने लगते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर है। ये 4 खाने हैं, ऊपर आके फोल्ड कर दिए जाते हैं, और ये इस तरह से चिपक के चल रही हैं। इसकी जड़ें खम्भे से चिपक जाती हैं, और कम पानी की इसे आवश्यकता होती है। ये देखा है बेड के रूप में बनाए हैं 10 बाई 10 की दूरी पे, और ये यहाँ पे जो लगे हैं ये 6 बाई 6 की दूरी पे, यानी 2 मीटर बाई 2 मीटर पे। और ये सस्ते में जुगाड़ बना सकते हैं, ये टायर लेके और लोहे की एंगल लगा के भी बना सकते हैं। सीमेंट वाला गर्म भी हो जाता है, गर्मियों में दिक्कत आती है, लेकिन इसमें ऐसी समस्या नहीं आती है। और इसमें ट्रेंचिंग के द्वारा NPK 052 34 फर्टिलाइज़र दिया जाता है। ये इस तरह से इसे बांधते जाते हैं रस्सी से, सुतली से, और आगे की तरफ जैसे जैसे बड़ा होता है, ये जड़ें देखो इसकी हैं, और ये खंभे से चिपक गई हैं, जिससे ये गिरेगा भी नहीं। और इसको बर्फ़, ओले और तेज़ बरसात से बचाने की आवश्यकता रहती है पौधे को। बाकी ये तैयार है फील्ड पूरा, और ये कभी तैयार है। ये देखो अंगूर की वैरायटी लगी हैं। ये अंगूर एक लोहे का स्टैंड बना के उसमें 3 तार चढ़ाए गए हैं, 3 लेफ़्ट में 3 राइट में। तो ये बेल पहले सीधी आई है, उसके बाद इसके 2 शाखाएं सीधे हाथ की तरफ और 2 शाखाएं उल्टे हाथ की तरफ चढ़ी हैं। बेल का जितना फैलने के लिए जगह मिलेगी बेल में, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन अधिक आएगा। और ये अंगूर की बेल है, इसमें ग्राफ्टिंग भी अंगूर हैं और कटिंग के द्वारा किए गए पौधे भी तैयार हैं। इसमें 8 से 10 वैरायटी लगाई है ट्रायल के लिए, कि कौन सी वैरायटी इस क्लाइमेट में अच्छा रिस्पांस देती है, और जिससे अच्छा अंगूर मिल सके, और जिसमें बीज का उत्पादन ना हो। ये कटहल है। ये कटहल में इसमें लेयरिंग की गई है, एयर लेयरिंग, ज़मीन से ऊपर 1.5 से 2 फुट उठा के ऊपर, और जहाँ पर ये कटहल का फूल और फल आ रहा है उसी जगह पे इसको चिपका दिया गया है, लेयरिंग कर दी गई है, जिससे कटहल पौधे पर लगा हुआ दिखाई देने लगता है। अब ये दोनों एक साथ टहनी चिपकाई गई हैं, ये देख रहे हैं आप, पॉलीथीन से बांध दी गई हैं, और चलने के बाद जो इसकी देसी है यानी रूट स्टॉक है उसे काट के अलग कर देंगे, और साइन इस पर लगा रहने देंगे। तो ये बड़ी आसान विधि है, और इस पर जल्दी फल बनने लगते हैं कटहल पे। वरना बीजू पौधा होता है तो 10 से 12 साल लगते हैं, और ये ग्राफ्टिंग पौधे में 4 से 5 साल में पौधे पर कटहल आने लगते हैं। और ये स्टैंड लगा के ये अलग अलग शाखाएं निकल रही हैं, और उस पर इन्होंने ज़मीन से जो बीजू पौधा है उसको उठाकर तैयार किया है। और ये आगे सीडलिंग तैयार कर रहे हैं देसी पौधों की, जिसमें ये ग्राफ्टिंग करेंगे, या कहें
ये रूट स्टॉक तैयार कर रहे हैं। ये अमरूद का रूट स्टॉक है, पॉली हाउस के अंदर इसको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में ग्रोथ नहीं होगी तो इसलिए इसको टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। गर्मियों में ये इस पर लगा हनी पेड़ लगे हैं जिससे ये ठंडा रहता है। उद्यान अनुसंधान केंद्र ये पंतनगर, ये पत्थर चट्टा जगह पड़ती है।